हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम देख रहे हैं अल्कोहल्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, आइसोमेरिज्म, क्लासिफिकेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हालांकि अल्कोहल्स को हम कई मेथड से बना सकते हैं, लेकिन एज पर आवर सिलेबस वी हैव टू डिस्कस ओनली 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ये हमारे सेंटर में अल्कोहल्स है, इनको देखो हम एल्डिहाइड्स की हेल्प से बना सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से एल्डिहाइड बनते हैं, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनते हैं, वापस अल्कोहल बनते हैं। एंड फॉर रिड्यूसिंग, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और इसका हम कैटालिटिक रिडक्शन भी कर सकते हैं। सिमिलरली कीटोन्स में हम क्या करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और कैटालिटिक रिडक्शन हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही तरह के कंपाउंड हैं। और इनमें फर्क क्या है, इससे प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे और इससे क्या बनेंगे, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स बनेंगे। इसके अलावा हम एसिड्स ले सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बनते हैं। तो एसिड के रिडक्शन से हम वापस इस चेन के थ्रू भी जा सकते हैं, हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं, एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिडक्शन से, चाहे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएं, सोडियम बोरोहाइड्राइड से, या हम डाइबोरेन से और एसिडिक उसका हाइड्रोलिसिस करें, तो भी क्या मिलता है, हमें अल्कोहल्स मिलते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, ईस्टर्स से बना सकते हैं। ईस्टर्स के हम क्या करते हैं, या तो हम उसकी रिएक्शन ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन कर देते हैं, हम सोडियम इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं, या फिर हम इसका कॉपर क्रोमेट से रिडक्शन कराते हैं, या फिर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। अब इन चारों ही टाइप की रिएक्शंस को हम क्या करेंगे, 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। First method of preparation is reduction of aldehydes and ketones, and we can reduce these aldehydes and ketone with catalytic reduction। तो पहला हम इसका कैटालिटिक रिडक्शन ही देख रहे हैं। मैंने यहाँ एस्टेल्डिहाइड, इथेनॉल लिया, नेक्स्ट मैंने प्रोपेनॉन या एसीटोन लिया, नेक्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड लिया, मिथेनॉल, और फिर मैंने साइक्लोहेक्सेनोन, और यहाँ मैंने बेंजाल्डिहाइड या मैंने अल्काइल फिनाइल कीटोन लिया। अब मैं इसकी रिएक्शन अगर हाइड्रोजन प्लस निकल या हाइड्रोजन प्लस प्लेटिनम, हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम, यानी कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन कर रहे हैं, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से या सोडियम बोरोहाइड्राइड से हम इसका रिडक्शन करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और कार्बन का, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक हाइड्रोजन इधर और एक इस पे आ जाता है। तो देखो, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, और एक सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल से सिंगल हो गया। तो आपको क्या मिला, ये इथेनॉल। देखो CH3 CH2OH, तो इथेनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। नेक्स्ट आपने अगर प्रोपेनॉन लिया होता तो आपको क्या मिलता है, ये एक H इधर, एक H इधर, आपको मिलता है 2 प्रोपेनॉल। और ये जो 2 प्रोपेनॉल है सेकेंडरी अल्कोहल है, जबकि ये कैसा था, प्राइमरी। फिर अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनेगा, हमें मिथेनॉल, अगेन इट विल बी अ प्राइमरी अल्कोहल। फिर हमने साइक्लोहेक्सेनोन लिया, तो साइक्लोहेक्सेनोन में इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पे H और यहाँ पे भी H, तो आपको मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। और ये अगर आपने फिनाइल और एल्काइल क्या लिया, कीटोन लिया, या आपने बेंजाल्डिहाइड लिया, क्योंकि यहाँ आप हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, R ग्रुप भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे अल्कोहल आ जाएगा, H और R एज इट इज रहते हैं। ये होता है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि हमने लिया 2-ब्यूटेनॉल, ये 1 2 2 पे इन है, तो इसका नाम हो जाएगा 2-ब्यूटेनॉल, 2-ब्यूटेनॉल 1। अब 1 लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। अगर हमने इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराया, सोडियम बोरोहाइड्राइड से, या हाइड्रोजन निकल से कराया, तो हम क्या देखते हैं कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता, और 100% क्या करता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन करता है, और आपको ये अनसेचुरेटेड अल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं 2-ब्यूटेनॉल 1, आपको जो प्रोडक्ट मिला उसका नाम होता है 2-ब्यूटेनॉल 1। नेक्स्ट
अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्रेट से इसका रिडक्शन कराती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि एल्डिहाइड का 85% होता है, लेकिन 15% मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, इसका हो जाता है डबल बॉन्ड का और इसका रिडक्शन नहीं होता। तो आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, 85% जिसमें अल्कोहल मिला आपको अनसेचुरेटेड, और 15% क्या मिलता है, अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, सॉरी सैचुरेटेड एल्डिहाइड, क्योंकि ये सैचुरेट हो जाएगा और ये एल्डिहाइड एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन निकेल से रिडक्शन कराती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, 100% मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है और एल्डिहाइड ग्रुप का भी रिडक्शन हो जाता है, यानी कि दोनों ग्रुप का रिडक्शन होता है। तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इनका एक्शन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो देखा आपने हाइड्रोजन निकेल से रिडक्शन कराने पर आपको सैचुरेटेड एल्कोहल्स मिलते हैं। दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। आई हैव टेकन अनसैचुरेटेड साइक्लोकार्बोनाइल कंपाउंड। अब इसमें डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक कार्बन ऑक्सीजन, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया। इसका अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्रेट से रिडक्शन कराती हूँ, आई गेट टू कंपाउंड्स A एंड B, बट आई हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज A एंड विच वन इज B। लेकिन अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करती हूँ इसको, तो आई गेट 98% A ओनली। तो इसका मतलब कॉमन प्रोडक्ट है A ये वाला और ये। लेकिन निकेल और हाइड्रोजन से रिडक्शन कराने पर मैं क्या देखती हूँ कि मुझे 100% क्या मिलता है, B मिलता है। तो अब हमने जैसे अपने पिछले एग्जांपल में भी देखा था कि सोडियम बोरोहाइड्रेट प्रेफरेबली कार्बोनाइल का करता है, लेकिन 10-15% क्या करता है, डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन कर देता है। तो इसलिए आपको दोनों A और B दोनों मिलेंगे, लेकिन आपको पहचानना है A क्या है और B क्या है। तो B आपका सैचुरेटेड होगा इस तरीके से, तो नेचुरली A होगा। तो ये वाला A कंपाउंड क्या होगा आपका, ये अनसैचुरेटेड एल्कोहल, और B क्या होगा, सैचुरेटेड एल्कोहल। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर हमें नेचर पता है रिड्यूसिंग एजेंट की, तो उसका हम प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोनाइल और डबल बॉन्ड में से कार्बोनाइल का ज्यादा करेगा, लेकिन डबल बॉन्ड का कहीं कहीं 10-15% करेगा, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ओनली एंड ओनली कार्बोनाइल का करेगा, डबल बॉन्ड का नहीं करेगा। और हाइड्रोजन निकेल क्या करते हैं, कैटालिटिक वाले, ये दोनों ग्रुप्स का एक साथ करते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप का भी रिडक्शन करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स इज मीरवाइन-पॉन्डोर्फ-वर्ली रिडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, एक हम कार्बोनाइल ग्रुप जिससे हमें रिड्यूस करना है, जैसे मुझे यहाँ कीटोन को करना है तो मैंने कीटोन ले लिया, और अगर मुझे एल्डिहाइड को करना होता तो मैं यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप ले लेती, और साथ में मैंने क्या लिया, आइसोप्रोपेनॉल, और इसकी रिएक्शन कराई मैंने ट्राई आइसोप्रोपॉक्सी एल्यूमिनियम से। तो इसमें अगर ध्यान से देखो तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है, क्योंकि यहाँ हमने कीटोन जो है ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट लिया है, ये अल्कोहल रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो आर ग्रुप वाला कीटोन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, और जो अल्कोहल में आपने देखो मिथाइल लगाया, आप आर डैश भी ले सकते थे, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोन में। और क्योंकि है ट्राई आइसोप्रोपॉक्सी एल्यूमिनियम बीच में ही है, तो ये अब दोबारा से रिएक्शन कर सकता है, इसको रिड्यूस कर सकता है किसमें, अल्कोहल में, और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकता है किसमें, कीटोन में। तो ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। तो हमें तो केवल इसी को क्या करना है, इसका रिडक्शन करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें से अगर हम ध्यान दें, ये अल्कोहल है, ये कीटोन है, अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा, और इसका क्या होता है, कम। तो हम मिक्सचर का क्या करते हैं, साइड बाय साइड डिस्टिलेशन करते रहते हैं, और डिस्टिलेशन करके कीटोन को हम बाहर निकालते रहते हैं। तो अब क्योंकि ली शार्टली प्रिंसिपल से आपने एक प्रोडक्ट को क्या किया, बाहर निकाल दिया, तो अब ये दोनों क्या करेंगे, फिर फर्दर रिएक्शन करके आगे की तरफ कन्वर्ट होते रहेंगे, और इसकी रिवर्सिबिलिटी जो है, इस रिएक्शन की जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मीरवाइन-पॉन्डोर्फ रिडक्शन, वर्ली रिडक्शन की रिएक्शन को करते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल इज रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम
क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को किससे हम बनाते हैं, अल्कोहल्स के 2 बार ऑक्सीडेशन से। अल्कोहल से पहले एसिड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या बनते हैं, एसिड। तो हम इसको अगर रिड्यूस भी करते हैं तो क्या बनता है, पहले तो एल्डिहाइड ही बनता है, लेकिन वो एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होके क्या बना देता है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो अगर हम एसिड लेके चलते हैं तो ऑलवेज वी गेट 1 डिग्री अल्कोहल, नॉट सेकेंड एंड नॉट 3 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं एसिड का रिडक्शन बोरोन हाइड्राइड से कराऊं या डाई बोरेन से कराऊं तो मैं क्या देखती हूँ, पहले इस ग्रुप का होता है, CO ग्रुप का, ये ग्रुप जुड़ा रहता है और आपको मिलता है ट्राई एल्कोक्सी बोरोन। ये जो ट्राई एल्कोक्सी बोरोन है, इसका अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो जब भी हम एसिड के रिडक्शन से अल्कोहल्स बनाते हैं तो हमेशा हमें 1 डिग्री अल्कोहल्स ही मिलते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। रिडक्शन ऑफ एस्टर्स में जो वेरी इंपॉर्टेंट रिडक्शन है वो है बुवो-ब्लांक रिडक्शन। बुवो-ब्लांक रिडक्शन में हम क्या करते हैं, ये एक तरह का इनडायरेक्ट रिडक्शन है कि आप देखो जो ये एस्टर है आपने कैसे बनाया होगा, RCOOR- को कैसे बनाया होगा, क्योंकि अल्कोहल्स एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ईस्टर। यानी कि आपने इसको बनाने के लिए RCOOH और R-OH लिया होगा और फिर ये OH और H बाहर निकल के इन्होंने क्या बनाया होगा, ये वाला एस्टर बनाया होगा। अब इस एस्टर से हम वापस क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको सोडियम और इथेनॉल के साथ डिस्टिल करते हैं, कंटिन्यूअसली हम इसको बॉईल करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ट्रांस ईस्टरिफिकेशन की रिएक्शन होती है कि ये R- हटके C2H5OH इधर आ जाता है। और कई बार क्या होता है, जो मिथाइल है अगर यहाँ, तो वो मिथाइल बाहर चला जाता है, इथाइल अल्कोहल इधर आ जाता है। और क्योंकि Na ग्रुप बीच में पड़ा हुआ है, Na मेटल बीच में पड़ा है, तो वो Na मेटल क्या करता है, इसका एसिड सॉल्ट बना देता है। तो यहाँ आपको क्या मिलता है, RCOOH या RCOONA। एक तरह की रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, आपको यही प्रोडक्ट वापस मिलने वाला है जो आप लेके चले थे। अगर आपने R- की वैल्यू R- रखी है तो आपको यहाँ R- अल्कोहल मिलेगा, और अगर आपने R- मिथाइल रखा था, यानी कि आपने इसको मिथाइल अल्कोहल से सिंथेसाइज किया था इस ईस्टर को, तो आपको यहाँ मिथाइल अल्कोहल मिल जाएगा। और अगर आपने इथाइल अल्कोहल ले रखा था, R की वैल्यू इथाइल थी, तो आपको यहाँ क्या मिल जाता है, इथाइल अल्कोहल। तो ये एक तरह से क्या है, इनडायरेक्ट है कि पहले आपने एस्टर को अल्कोहल से ही बनाया, फिर अल्कोहल के आपने ईस्टर के रिडक्शन से आपने क्या किया, वापस अल्कोहल बना लिया। तो पहले ये बनाने के लिए भी तो हमें अल्कोहल चाहिए होगा, तो इसीलिए ये डायरेक्ट मेथड क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है। रिडक्शन ऑफ ईस्टर्स में जो हमारा सेकेंड मेथड है उसमें हम क्या देखते हैं, ये हमने ईस्टर लिया, अब ये डायरेक्ट मेथड कहलाएगा। क्यों, क्योंकि आपने एक एसिड लिया, एक अल्कोहल, इन दोनों को मिला के आपने क्या बनाया था, ईस्टर बनाया था, R-OH। यानी कि आपने 1 मोल अल्कोहल पहले लिया था, तो नेट प्रॉफिट हमें यहाँ मिलेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ड्राई ईथर में करते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, एक तो ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में, और दूसरा R-। तो आपको देखो नेट कितना मिल रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल मिल रहे हैं। तो इसको हम डायरेक्ट सिंथेसिस कहेंगे, जहां हमें प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट, अगर मैं क्या करूं, CH3 CH2 COOCH3 यानी मिथाइल एसिड प्रोपेनोएट लेके चलूं, मिथाइल प्रोपेनोएट को अगर मैं सेम वे से क्या करती हूँ, रिड्यूस करती हूँ, तो आई विल गेट प्रोपेनॉल एंड मिथेनॉल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल। लेकिन इसी मेथड में मैं क्या करूं, इंस्टेड ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ड्राई ईथर, हम इससे रिएक्शन की जगह अगर हम कॉपर क्रोमाइड से इसका रिडक्शन कराएं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर, तो भी हम क्या देखते हैं, हमें बिल्कुल सेम प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि एस्टर्स के रिडक्शन से हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट वाले से हमें क्या मिलता है, ज्यादा नंबर ऑफ अल्कोहल्स मिलते हैं, जबकि इनडायरेक्ट वाले से सेम नंबर ऑफ अल्कोहल्स मॉलिक्यूल मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स।
एक्चुअली ये आपको इनडायरेक्टली जब ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस पूछी जाती हैं उसमें हम इस रिएक्शन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो आपने आरसीएल लिया, इसकी रिएक्शन आपने एक्वस KOH या एक्वस NaOH, एक्वस बेस कोई सा भी ले लिया या खाली हाइड्रोक्साइड आयन ले लिया, तो हम क्या देखते हैं कि आरसीएल का हाइड्रोलिसिस हो जाता है इस तरीके से, इसको मिल जाता है H और इसको मिल जाता है OH और आपको मिल जाता है ROH और HCl। इसमें खास बात ये ध्यान देने की है कि यहाँ पे आपको साइड प्रोडक्ट KCl या NaCl नहीं मिलता, क्योंकि ये तो सिर्फ कैटलिस्ट है। रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे, वाटर। जो आपने एक्वस लिखा है तो रिएक्टेंट तो वाटर है, ये सिर्फ उसकी रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देते हैं। अब अगर आपने R की वैल्यू मिथाइल लेके चले हो आप, तो आपको मिलने वाला है मिथाइल अल्कोहल, और अगर आपने इथाइल लिया है तो आपको मिलने वाला है इथाइल अल्कोहल, और अगर आइसोप्रोपाइल या प्रोपाइल लिया है तो जो भी आपने लिया है, आइसोप्रोपाइल लिया है तो आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिलेगा, और अगर प्रोपाइल लिया है तो आपको प्रोपाइल अल्कोहल मिलेगा। इसकी जगह अगर आप 2 हैलोजन भी लेके चलते, जैसे आपने लिया CH2 डबल ये Cl CH2Cl, इसका नाम होता है इथाइलिन क्लोराइड। इसके ऊपर करेंगे तो 2 बार रिएक्शन हो जाएगी एंड यू विल गेट डाइऑल्स, ग्लाइकॉल जिसका नाम बताया था, ये आपको ग्लाइकॉल मिलेंगे। और अगर आपने 3 हैलोजन ले लिए इस तरीके से, तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे ट्राइऑल्स मिलते हैं, जिसका नाम था प्रोपेन ट्राइऑल। ओके, इसको हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन भी इसी का ही नाम होता है, जो कि कॉस्मेटिक्स में और वैसे भी बहुत सारे मेडिकल यूजेस में हम इसको काम में लाते हैं। तो हम जितने नंबर ऑफ क्लोराइड लेके चलेंगे हमें उतने नंबर ऑफ OH ग्रुप्स मिल जाते हैं। तो ये रिएक्शन आपको ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस में हेल्प करेगी। नेक्स्ट हम इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख सकते हैं एल्कीन्स के हाइड्रोलिसिस से। ये भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस में हेल्प करेगी। अगर आपने कोई एल्कीन लिए, चाहे आप यहाँ H लेके चलो या R लेके चलो, और आप इसकी डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करा देते हो, तो आपको क्या होता है, मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल से एक पे H और एक पे क्या मिल जाता है, OH। अब R की वैल्यू जो भी आप लेके चलोगे आपको वही R यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम एल्कीन्स के हाइड्रोलिसिस से भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अगर हम अमीन्स लेके चले, प्राइमरी अमीन्स, और इसकी रिएक्शन हम NaNO2 प्लस HCl से करा देते हैं, तो एक्चुअली ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, HNO2। तो ये रिएक्शन नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कहलाती है। इस तरीके से ये H2O बाहर निकल जाता है, फिर उसके बाद ये N डबल बॉन्ड N भी बाहर निकल जाता है, क्योंकि पहले तो ये बनता है N डबल बॉन्ड N OH, एजो कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन ये एजो कंपाउंड्स अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि ये R एलिफेटिक है। अगर ये एरोमेटिक होता तो ये स्टेबल होते, पर ये एलिफेटिक एजो कंपाउंड्स जो है अनस्टेबल होते हैं, ये N2 गैस बाहर हो जाती है और आपको मिलता है अल्कोहल। तो ये R की वैल्यू अगर मिथाइल है तो आपको मिथाइल अल्कोहल मिलेगा, इथाइल है तो इथाइल अल्कोहल। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शंस हैं, ये हालांकि डायरेक्ट आपसे सिलेबस में नहीं पूछी जाएंगी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताओ, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस में जब आप देखेंगे कि मिथाइल अल्कोहल से इथाइल, इथाइल से आपने प्रोपाइल को ट्रांसफॉर्म करना है, ओनली देन दीज रिएक्शंस विल यस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में हम क्या देखते हैं, जो लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स हैं, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, अप टू 5-6 कार्बन एटम्स, दे आर लिक्विड, क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अबव C6 C7 जो है वो क्या होते हैं, विस्कस होते हुए वैक्सी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी होती है। जैसे कि ये HOR एक अल्कोहल है, ये HOR दूसरा मॉलिक्यूल, HOR तीसरा, तो इनके बीच में आप क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ऑफ वन मॉलिक्यूल हैज हाइड्रोजन बॉन्ड विद हाइड्रोजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिससे इनकी बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है एसोसिएट होने की। तो ये मॉलिक्यूल्स पास पास एसोसिएट होके रहते हैं। अगर इसका हम फंक्शनल आइसोमर ईथर देखें, ROR, तो यहाँ ऑक्सीजन तो है, लेकिन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है,
जो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। तो इसलिए इन मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, इसीलिए एल्कोहल्स की जो है सॉल्युबिलिटी हम क्या देखते हैं, ज्यादा होती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले ईथर से ज्यादा होता है। जैसे अगर हम बात करें एल्कोहल में इथाइल एल्कोहल और मिथॉक्स इथाइल एल्कोहल की, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है 46, और अगर मैं मिथॉक्सीमीथेन देखूं तो इसका भी मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 46। बोथ है मॉलिक्यूलर वेट 46, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, सेम, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि ये अपने दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखेगा, जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से ये HOC2H5 दूसरे मॉलिक्यूल के साथ HOC2H5 की क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इंटरमॉलिक्यूलर, इसीलिए ये मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई हो जाएगा। जबकि अगर मैं ईथर लूं सेम मॉलिक्यूलर वेट का, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल से क्या होता है, कम होता है। सिमिलरली अगर मैं एल्कोहल्स में कंपेयर करूं, तो देखो एल्कोहल्स के साथ क्या होता है कि मैंने सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिए, ये लिए 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये दूसरा है सेकेंडरी अल्कोहल और तीसरा है टर्शरी अल्कोहल। अब देखो तीनों ही केसेस में मॉलिक्यूलर वेट इक्वल है, तो क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट इक्वल होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, प्राइमरी का सबसे ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी का और फिर टर्शरी का। क्यों, क्योंकि प्राइमरी में ये जो अल्कोहल ग्रुप है C4H9, ये इजीली इधर से कहीं से भी क्या आ जाए, वो दूसरा अल्कोहल आ जाए, उसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। इसके पास स्पेस है, हिंड्रेंस नहीं है, जबकि इसकी 2 साइड्स आप देख रहे हो हिंड्रेंस है और इसकी तीनों साइड पे क्या है, हिंड्रेंस। तो ये उतनी आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, इसीलिए हम क्या देखते हैं, प्राइमरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर देन होगा सेकेंडरी से और वो ग्रेटर देन होगा टर्शरी अल्कोहल से, इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम। तो क्या इनकी सॉल्युबिलिटी भी ऐसे ही होगी, क्योंकि जब हम अल्कोहल और ईथर की सॉल्युबिलिटी कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अल्कोहल वाटर सॉल्युबल्स हैं, C2H5OH पानी के साथ भी क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जबकि ईथर क्या करेगा, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे अगर इसने बना भी लिया तो अब ये आगे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, क्योंकि ये ऑक्सीजन दोनों तरफ किससे है, R के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए ईथर जो है वाटर सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन अल्कोहल्स जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब अगर हम बात करें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अल्कोहल और उनकी सॉल्युबिलिटी, तो ये मैंने लिया 4 कार्बन में 1 ब्यूटेनॉल, ये 4 कार्बन का 2 ब्यूटेनॉल और ये 4 कार्बन का 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। अब बॉइलिंग पॉइंट तो हमने देख लिया था, अब अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी देखें वाटर के अंदर, तो ये देखो ये जो ग्रुप है इसका सरफेस एरिया कम होगा, जबकि इसका सरफेस एरिया क्या होगा, थोड़ा सा इससे अधिक, और इसका क्या होगा, और भी ज्यादा सरफेस एरिया होगा। तो जब सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो वो पानी में पेनिट्रेट करके डिसॉल्व नहीं हो पाता, तो इसीलिए प्राइमरी वाले की सॉल्युबिलिटी कम होती है, टर्शरी की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। तो मतलब इनका रिवर्स ऑर्डर होता है सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट का। नेक्स्ट अगर मैं इसको कंपेयर करूं ब्रांचिंग से, ये देखो जैसे ये मैंने लिया स्ट्रेट चेन अल्कोहल, ये मैंने लिया एक ब्रांचिंग हो गई, ये इधर इधर। अब मैं इसमें एक और ले सकती हूँ कि दोनों ही क्या हो जाए, ब्रांचिंग, और ये हो जाए OH। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग ज्यादा इंक्रीज होती है, अब ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कम बना पाएगा, क्योंकि इसके पास हिंड्रेंस है, ये थोड़ा सा ज्यादा और ये सबसे ज्यादा बना पाएगा, इसके एक ही साइड R ग्रुप है।
तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पा रहा। लेकिन अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो क्योंकि ये स्फेरिकल हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका और ज्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे कम होगा। तो ये इनवर्स ऑर्डर। हम बात करें चेन लेंथ की, तो चेन लेंथ के साथ साथ क्या होता है, जैसे जैसे चेन लेंथ यानी कि मॉलिक्यूलर मास उसका इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे ये 1 कार्बन का एल्कोहल है, ये 2 कार्बन का एल्कोहल, ये 3 कार्बन का एल्कोहल और फिर ये 4 कार्बन का एल्कोहल। तो आप क्या देख रहे हो, मॉलिक्यूलर वेट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। जब कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है तो 2 फैक्टर से, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही है, दूसरा इस आर ग्रुप के कारण भी, ये तो एक कॉमन फैक्टर है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कि जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज होती है या वो हैवी होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसका इंक्रीज होता है। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है चेन लेंथ के साथ इंक्रीज होता है। और ये फैक्टर आप यहाँ याद रख सकते हैं, नॉट ओनली इन केस ऑफ एल्कोहल्स, बल्कि एल्केन्स में, एल्कीन्स में, एल्काइंस में, ईथर्स में, एसिड्स में, कोई सा भी कंपाउंड है उसमें अगर चेन लेंथ इंक्रीज होगी तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अच्छा, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इनवर्स चलती है, कि जो मिथाइल अल्कोहल है इसमें ये इनऑर्गेनिक पोर्शन है, पोलर पोर्शन है, जो कि वाटर में डिसॉल्व होने वाला है, और ये ऑर्गेनिक पोर्शन है जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होना चाहता। तो यहाँ ये बहुत छोटा पोर्शन है, ये और बड़ा है, ये और बड़ा है, यानी कि ऐसा ग्रुप जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होना चाहता उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो धीरे धीरे क्या होगा, चेन लेंथ बढ़ने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स जो है वो डिक्रीज होती है। और ये फैक्टर भी आप नॉट ओनली इन केस ऑफ एल्कोहल, आप ईथर्स में, एल्केन्स में, एल्कीन्स में, एल्काइंस में सब में लिख सकते हैं। हालांकि एल्केन्स का तो जो सबसे छोटा वाला मेंबर है मीथेन, वो भी सॉल्युबल नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें ईथर की तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो सॉल्युबल है। एसिड्स की बात करें, एल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो उनके लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल। लेकिन जैसे जैसे हायर मेंबर्स की तरफ हम जाते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। तो वी कैन राइट कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेन लेंथ एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेन लेंथ। और वी कैन राइट सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, वेयर एज बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। और हम क्या देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्राइमरी का ग्रेटर देन होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी का ग्रेटर देन होगा टर्शरी से, जबकि सॉल्युबिलिटी इसके इनवर्स ऑर्डर में चलेगी, टर्शरी की ग्रेटर देन होगी सेकेंडरी से, सेकेंडरी की ग्रेटर देन होगी प्राइमरी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सिक्वेंसेस में ही हम क्या देखते हैं कि एल्कोहल में, जैसे यहाँ कहीं एल्कोहल गिरा हुआ है और उसके अंदर आग लग गई किसी तरीके से, तो हम उस फ्लेम को बुझा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट यहाँ पे पेट्रोल है या फिर ईथर है, पेट्रोल या फिर ईथर है या कोई और हाइड्रोकार्बन है जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं है, उसमें आग लग गई, तो अब क्या है, उसमें अगर हम वाटर डालते हैं तो क्या होता है, उल्टा आग ज्यादा स्प्रेड होती है। तो हमें इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि इसमें वाटर से आग क्यों बुझ जाती है, क्योंकि जैसे ही हम वाटर डालते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स एल्कोहल के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के एसोसिएट हो जाते हैं, और जब वो एसोसिएट हो जाते हैं तो वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व होने के बाद अब इस एल्कोहल का कांटेक्ट एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो वाटर के अंदर चला गया, तो अब वो उसकी आग बुझ जाती है क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती। लेकिन इन केस ऑफ पेट्रोल और ईथर क्या होता है कि जैसे ये पेट्रोल में आग लगी, आपने पानी डाला, पानी के मॉलिक्यूल्स इसके साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते, और जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते तो क्या होता है, वो आग नहीं बुझती। लेकिन फिर इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि पानी हेवियर होता है, तो वो क्या होता है, जैसे अपनी जगह कोई, इसमें हम पानी ही छोड़ो, अगर मैं ये पेन भी इस आग में डाल दूं तो क्या होगा, पेन अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। सिमिलरली जब आपने पानी डाला तो पानी भी अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जैसे मेरे हाथ में पानी है, मैंने इसके अंदर पेन डाल दिया तो पानी वो जो पानी है वो डिस्प्लेस होके आगे जाएगा। सिमिलरली ये पेट्रोल जो है पानी के बीच में आने से और डिस्प्लेस होगा। दूसरा, बीइंग लाइटर, ये पेट्रोल जो है वो हल्का होता है तो ये पानी के ऊपर आ जाता है और पानी नीचे, तो पानी जहां जहां फ्लो करता है ये पानी के ऊपर बैठ के
फ्लो करता है, और फ्लो करने से क्या होगा, एक ये ऊपर है, इसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट लगातार बना हुआ है, तो आग और ज्यादा इंक्रीज होती है। इसीलिए जब भी कभी पेट्रोल में आग लगती है या ईथर में आग लगती है, तो हम वाटर से कभी भी उसको नहीं बुझाते, हम उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं या कुछ भी और कंबल वगैरह डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि उसका कांटेक्ट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से हट जाता है और आग बुझ जाती है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही अल्कोहल की आग को तो हम पानी से बुझा सकते हैं, जबकि पेट्रोल की आग को हम पानी से नहीं बुझा सकते। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, और उसके बाद हम देखेंगे स्पेशल रिएक्शंस एंड डिस्टिंग्विश रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स। थैंक यू।